करके एक व्यक्ति जिनका 3 इंदिरा आवास ले लिए कि चलिए भूसा रखाएगा, गोईठा रखाएगा, उनका 3 किताब पक्का मकान भी है, क्या जांच करवाएंगे मंत्री जी? ये पैसा हो क्या रहा है? अभी आ रहे हैं हम लोग रात्रि प्रहरियों के यहाँ से, धरना वहां चल रहा है, वो लोग बोले कि भाई हमारे गर्दन पर तलवार लटक रही है। जो मैंने प्रबंध कार्यकारिणी ने जिन प्रहरियों को नियुक्त किया उनको जो है 5,000 मिल रहा है, और सरकार आउटसोर्सिंग से जो है वो कहा जाए कि 10,000 रुपया दे रही है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? ये पैसा क्या आउटसोर्सिंग के लिए दिया जाए कि आप माने किसी को 10,000 दीजिए, किसी को 5,000, कंप्यूटर ऑपरेटर को साइन कराइए 25,000 पर दीजिए 17,000। ये तो चल रहा है, यही खेला चल रहा है। माने यह आशा कर्मियों को 32 दिन के हड़ताल के बाद हुजूर उनको मानदेय कर्मी का दर्जा मिला, और उनको जो है आप कहिए कि 2,500 रुपया मानदेय सरकार ने तय किया, लेकिन वो अभी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। तो स्कीम वर्करों पर पैसा सरकार नहीं खर्च करेगी, गांव के आवास विहीन लोगों पर नहीं खर्चा करेगी, तो कहां खर्चा करेगी? सृजन घोटाला में करेगी। सृजन घोटाला के लिए पैसा चाहिए इनको। तो सरकार को जवाबदेही लेना होगा, जवाबदेही लेना होगा। सरकार जवाबदेही से भाग नहीं सकती हुजूर। जो महागठबंधन की सरकार में जो एक सकारात्मक माहौल पैदा हुआ था, इस राज्य के लाखों नौजवानों के दिमाग में जो एक कहिए कि आशा उम्मीद जगी थी कि अब नौकरी मिलेगी और हमको बेहतर जीवन जीने का कहा जाए कि अधिकार मिलेगा, लेकिन सब पर जो है पानी फेर दिया गया, सब पर पानी फेर दिया गया। इसलिए हम लोग इनके इस पक्ष में नहीं है कि इनको खजाना की चाबी दिया जाए सर, ठीक ना? ये खजाना की चाबी लेकर के खजाने की लूटपाट करेंगे, है जीवन के हर क्षेत्र में, और लोकतंत्र की हत्या करेंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, यही करेंगे सर। इसलिए हम लोग इसके पक्ष में नहीं है। आपका किसान लोग, अंतिम बात सर, अंतिम बात, किसान लोग हैं सर, किसानों को क्या मदद किया आपने? पूरा धान की कटनी शुरू हुई और धान जो है जाने लगा छत्तीसगढ़, इसलिए कि वहां की सरकार ने बोनस दिया। हम धन्यवाद करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, इन्होंने अपने जब मुख्यमंत्री थे 300 रुपया बोनस दिया था, कभी बिहार में बोनस नहीं मिला हुजूर। और जो 2183 रुपया सरकारी खरीद रेट है, 1900 2000 हो गया सर। जी जी, कोई हुजूर नहीं है, सब हुजूर खजूर खाने गए। माननीय हो सकते हैं, हुजूर नहीं है। ठीक है, आप तो सर्वहारा की बात करने वाले लोग हैं, हुजूर क्यों बोलते हैं आप? सब एक समान है। ठीक है, बोलिए। ठीक, हम लोग तो इज्जत करेंगे, बोलिए। हम लोग तो अध्यक्ष महोदय इज्जत करेंगे। तो खैर ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि किसानों पर सरकार खर्च नहीं करेगी, सरकार किसानों पर खर्च नहीं करेगी। सरकार ये धान खरीद हुआ सर, धान क्या खरीद हुआ? धान खरीद हुई है? नहीं हुई है, कागज पर खरीद हुआ धान, कागज पर कुटाई हो रहा है। ये किसानों की ये जो चिर पर उनका जो लागत है, लागत 3,000 से कम नहीं है माने महोदय, 3,000 प्रति क्विंटल है। 2183 का धान 2022 तक ही माने सरकार जो है, केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ा रही थी, मोदी जी की डबल कर देंगे, दोगुना। अगर किसान आधे दाम पर धान बेचेंगे और दोगुना दाम पर खाद खरीदेंगे तो उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो अगर कदमन जलाशय में सरकार काम लगवा दे, हमेशा जब भी ध्यान आकर्षण आता है, कोई तरंगित प्रश्न आता है, एक दिखाया जाता है कि जो है ये अवरोध है, झारखंड विरोध कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश विरोध कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि उसको अगर सरकार पूरा करवा दे महोदय, तो हम समझते हैं कि वो 8 जिले जो सोन नहरी इलाकों के जिले हैं, पूरे बिहार को अनाज की सप्लाई करेंगे, और सरकार जो है जल्द से जल्द कदमन जलाशय के योजना में काम लगावे और सोन नहरों का आधुनिकीकरण करे, ताकि प्रचुर पानी मिले किसानों को, नहर के निचले तो माने हिस्से तक पानी जाए। आपका आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जीतनराम मांझी जी, संक्षेप में कहना है। मनवर, संक्षेप में कहने की तो आपको आदत भी रही है, आप तो गागर में सागर भर देते हैं। संक्षेप में हम लोग नहीं बोलते हैं, विस्तृत बोलते हैं और तथ्यपरक बात बोलते हैं। गागर में सागर भर दीजिए, आप तो माहिर हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और अपने पहले उद्बोधन में आपसे हमने अनुरोध किया था कि जो पार्टी हमारी छोटी है और स्वाभाविक है कि थोड़ा समय कम दिया जाता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं
जिसको उठाना बहुत जरूरी होता है, चाहे छोटा पार्टी रहे चाहे बड़ा पार्टी रहे। तो आपने ऐसा स्वीकार किया था कि कुछ समय ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए ज़्यादा समय की अपेक्षा करते हुए हम अपनी बात करना चाहते हैं, और वो है बिहार विनियोग विधेयक संख्या 2 और विधेयक 224 2024 के समर्थन में हम अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा अभी हमारे साथियों ने कहा, योजनाएं हमने पास कर दी, पैसा दे दिया, तिजोरी में बंद कर दिया गया है। यदि चाबी हमको नहीं मिलेगी तो फिर कैसे निकालेंगे? तो आप देख रहे हैं कि बिहार बढ़ता हुआ बिहार है। 1980 से सौभाग्यवश इस विधानसभा में रहने का मुझे तजुर्बा है हुजूर। हम जानते हैं कि जिस समय हम लोग शुरू में आए थे तो उस समय देखा था हजारों में 24,000 25,000 करोड़ रुपया का हमारी योजना हुआ करती थी। अब आज आप देख रहे हैं कि 2,67,000 या 68,000 या 78,000 का योजना है। तो इतनी बड़ी राशि आखिर कहाँ खर्च होगी? आज जन कल्याण में काम हो रहा है। आज हर जगह, चाहे पुल पुलिया हो, सड़क का मामला हो, सड़क में बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमने भी देखा है कि साहब जब हम लोग किशनगंज जाते थे इंचार्ज मिनिस्टर के रूप में तो 2 दिन लगता था, लेकिन अब 1 दिन में आते हैं, अब 1 दिन में चले जाते हैं। ये तो सौभाग्य है बिहार का। अगर पैसा नहीं देंगे तो खर्च कैसे होगा? बिजली का जहाँ तक सवाल है, आज कोई नहीं कर सकता है कि आज बिजली कम से कम 18 घंटा से 22 घंटा तक बिजली मिलती है। हमारे गांव, हमारे शहर में जहाँ सब स्टेशन है, 24 घंटा बिजली मिलती है। तो इसलिए कैसे, आखिर पैसा कहाँ से आएगा न देंगे तो? इसलिए ये जो विनियोग विधेयक 2024 आया है उसका समर्थन करते हैं हुजूर। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सुझाव हम देना चाहते हैं। पहला सुझाव मेरा ये है हुजूर कि गया आप जानते हैं कि एक ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। वहाँ फल्गु नदी प्रवाहित होती है। फल्गु नदी 2 नदी से आगे आकर के फल्गु कहलाती है, एक निरंजना और एक मुहाने। तो उसके नजदीकी में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा अच्छा प्रयास हुआ है कि गंगा के पानी को फल्गु नदी में ले जाने का प्रयास किया गया है, और पानी जाता भी है कुछ अंश तक, लेकिन वो जल प्रवाहित धारा नहीं है, जिसके चलते दिक्कत होती है। हमारा सजेशन है हुजूर कि गया जिला अंतर्गत गया शहर के नजदीक फल्गु नदी प्रवाहित होती है। यदि यह नदी बरसाती है, रेवर डैम बनाकर गंगा का पानी जमा रखने का प्रयास किया गया है, यह पर्याप्त नहीं है। मेरी अनुशंसा है कि गया शहर के नजदीक बीथो बियर बनाकर फल्गु या निरंजना नदी के दोनों तट पर बड़ा मासा सड़क निर्माण किया जाए एवं फल्गु नदी में पानी के लिए सोन नदी का इंद्रपुरी बराज के नजदीक से नहर निकालकर घोड़ा घाट के नजदीक पानी छोड़ देने से फल्गु नदी में 12 मास पानी रहेगा, जिससे पितृ पक्ष में आने वाले लोगों को और विदेशी पर्यटकों को साले भर आकर्षण का वो केंद्र बना रहेगा और फायदा रहेगा। वो जो ये बड़ी ऐसी योजना है जो बिहार के लिए, हम कहते हैं, हमारा दावा है कि अगर ये किया जाएगा तो बिहार का जो बजट है उसका 50% यही पर्यटक लोग वहाँ गया का लोग देंगे। इसलिए इस पर हम ध्यान आकर्षित करने की बात किया है हुजूर। और हम कुछ और बातें हैं जिसकी चर्चा करना चाहते हैं कि मोहनपुर प्रखंड में एक सिंचाई योजना का शिलान्यास 20-25 वर्ष पहले हुआ था। स्वर्गीय चंद्रशेखर बाबू ने उस योजना का, जिसको मुहाने योजना कहा जाता था, लेकिन झारखंड बन जाने से झारखंड वालों का उस पर कोई न कोई आपत्ति है, इसीलिए उसका नाम बना दिया गया है बियर, बरंडी बियर। इस योजना को भी स्वीकृति लगभग हो चुकी है, लेकिन क्रियान्विति नहीं हो रही है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम 4-5 दर्जन गांवों को, जो खास करके सुखाड़ गांव है मोहनपुर में, बाराचट्टी में और उधर रजौली वगैरह इस सब में, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो योजना है, बरंडी योजना है, उसको क्रियान्वित किया जाए और इसकी स्वीकृति के लिए शीघ्र शीघ्र बिहार सरकार काम करे, ये मेरी मांग है हुजूर। गया जिला में इमामगंज प्रखंड कोठी पैन है जो 13 किलोमीटर लंबी है। नदी में बालू के निष्कासन से ऐसा हुआ है हुजूर, पैसा मिला है हमको, काम हो रहा है, लेकिन बहुत सी नदियां ऐसी हैं जिसके बालू को निकाल देने से उसका जो स्तर है नीचा हो गया है, जिसके चलते अगर पानी आता है
तो नीचे चला जाता है। और इसी में ही जो कोठी पैन है, पहले पानी होता था, इससे 2 दर्जन गांव में सिंचाई होती थी, लेकिन वो पानी अब बाहर चल जाता है। इसलिए फल्गु नदी में वो जो कोठी के नजदीक जो पैन है, उसमें बांध बना करके उसको जो मोरहर नदी कहा जाता है, और उसमें गाद है, उसको सफाई कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इमामगंज को बहुत काफी फायदा होगा सिंचाई के दृष्टिकोण से। गया जिला का डुमरिया प्रखंड में एक रजकेल बांध है, जो इसकी भी चर्चा हमको याद है कि 1980 में हम लोग आए थे, तो हमारे साथी श्रीचंद पासवान आया करते थे, बहुत इसकी चर्चा करते थे रजकेल